प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन क्षेत्र का दूसरा दृष्टिकोण लेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। प्रथम व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा संकुचित दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया है। आज दूसरा दृष्टिकोण ले रहे हैं संकुचित दृष्टिकोण, और तीसरा है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण, और चौथा है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। तो यह बात सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, परिवर्तन के इस युग में लोक प्रशासन जैसे गतिशील विषय का अध्ययन क्षेत्र निश्चित करना बड़ा कठिन है, बड़ा दुष्कर है। इसीलिए विद्वानों में मतभेद है कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में किन किन बातों का अध्ययन किया जाए। इस बात को लेकर के विद्वानों में ये मतभेद है। कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत केवल कार्यपालिका शाखा की क्रियाओं का अध्ययन किया जाए। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में सरकार के तीनों ही अंग अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत केवल नीति की क्रियान्विति का ही अध्ययन किया जाता है, और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत न केवल नीति की क्रियान्विति बल्कि नीति की रचना, नीति के निर्माण का भी अध्ययन किया जाता है। इन सब बातों को लेकर के विद्वानों में मतभेद है, और इन मतभेदों के आधार पर ही लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में 4 दृष्टिकोण उभर कर सामने आते हैं, जिनकी चर्चा मैंने प्रथम जबकि ये लेक्चर मैंने शुरू किया था उसी से मैं आपको बता दिया था। 4 दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? प्रथम व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा संकुचित दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण कहता है कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में सरकार के तीनों ही अंगों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों की ही क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये व्यापक दृष्टिकोण है। संकुचित दृष्टिकोण ये कहता है कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में केवल कार्यपालिका शाखा का अध्ययन किया जाता है। और जो तीसरा दृष्टिकोण है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण, इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। और चौथा है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, इसकी चर्चा भी हम चौथे लेक्चर में करेंगे। मैं लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में जो 4 दृष्टिकोण है, चारों ही दृष्टिकोणों के ऊपर अलग अलग से 4 लेक्चर अपलोड करूंगा। प्रथम लेक्चर व्यापक दृष्टिकोण का मैंने अपलोड कर दिया है। आज दूसरा दृष्टिकोण चल रहा है लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का संकुचित दृष्टिकोण। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजनीति विज्ञान को वास्तविक रूप में एक सुप्रीम साइंस, एक मास्टर साइंस अर्थात सर्वोच्च विज्ञान, स्वामी विज्ञान मानते हुए मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को समझाता हूँ। फिर चाहे राजनीति विज्ञान की शाखा लोक प्रशासन हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, या फिर जो है राजनीतिक चिंतन हो, राजनीतिक सिद्धांत, तो कोई भी बात क्यों ना हो, मैं राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरे YouTube चैनल पर मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी को उपलब्ध कराऊंगा, जिससे कि आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता ना हो। तो आज हम लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का दूसरा दृष्टिकोण ले रहे हैं, संकुचित दृष्टिकोण। इसके लिए मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया। ये डायग्राम आप ठीक से समझिएगा। ये समझ जाते हैं तो फिर इसके बाद में ये संकुचित दृष्टिकोण समझने में आपको कतई परेशानी नहीं आएगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र। देखो भाई, ये बात सत्य है कि आज परिवर्तन का युग है, और वैसे भी मनुष्य एक परिवर्तनशील प्राणी है। जब स्वभाव से ही परिवर्तनशील प्राणी है तो फिर कोई भी विषय क्षेत्र क्यों ना हो, कोई भी विषय विशेष क्यों ना हो भाई, उसमें भी समय और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन आता रहेगा। तो फिर लोक प्रशासन भी इससे अछूता नहीं रह सकता। लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र, अब विद्वानों में मतभेद है अध्ययन क्षेत्र को लेकर के। एक मतभेद में तो ये आ जाएगा क्या कि क्या लोक प्रशासन में शासकीय कामकाज का केवल प्रबंधकारी अंश है, अर्थात कुछ विद्वान ये कहते हैं कि लोक प्रशासन में शासकीय मतलब सरकारी शासकीय कामकाज का केवल प्रबंधकारी अंश है। प्रबंध का मतलब होता है कार्य कराना। मतलब कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि लोक प्रशासन में केवल शासकीय कामकाज का
प्रबंधकारी अंश है या प्रबंधकारी अध्ययन किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ विद्वान कह रहे हैं कि लोक प्रशासन में सरकार के समस्त अंगों का समग्र अध्ययन किया जाता है। ध्यान दें, दूसरे विद्वान क्या कह रहे हैं कि सरकार के समस्त अंगों का समग्र अध्ययन किया जाता है, मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये जो व्यापक दृष्टिकोण है इसकी चर्चा मैं पिछले लेक्चर में कर चुका हूँ। मतलब सरकार के समस्त अंगों का समग्र अध्ययन जो किया जाता है, ये कौन सा दृष्टिकोण कहते हैं? व्यापक दृष्टिकोण कहता है। नोट करेंगे, ये तो व्यापक दृष्टिकोण कहेगा, व्यापक दृष्टिकोण कहेगा ये बात तो, ठीक है। और शासकीय कामकाज का केवल प्रबंधकारी अंश है, ये संकुचित दृष्टिकोण कहेगा। दोनों दृष्टिकोण आ गए यहाँ। संकुचित दृष्टिकोण तो ये कहेगा कि भाई लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में शासकीय कामकाज का केवल प्रबंधकारी अंश का अध्ययन किया जाता है। व्यापक दृष्टिकोण ये कहेगा कि सरकार के समस्त अंगों का समग्र अध्ययन किया जाता है, मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये तो व्यापक दृष्टिकोण हो गया। और सरकार की केवल कार्यपालिका शाखा की क्रियाओं का जब अध्ययन किया जाता है तो इसे संकुचित दृष्टिकोण कहेंगे। तो आज जो हम संकुचित दृष्टिकोण ले रहे हैं, ये संकुचित दृष्टिकोण यही बात कहता है कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में केवल 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 कार्यपालिका शाखा की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नोट करेंगे, ठीक है भाई। एक तो ये मतभेद हो गया। इसके बाद में अगली बात लेते हैं, यहाँ पर विद्वानों में क्या मतभेद है। कुछ विद्वान तो ये कहते हैं क्या लोक प्रशासन सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन है। मतलब कुछ विद्वान तो केवल ये कहते हैं कि भाई लोक प्रशासन केवल जो सरकार की नीतियां होती हैं उनकी क्रियान्विति करता है, जबकि कुछ विद्वान ये कहते हैं अथवा नीति निर्धारण में भी प्रभावी भूमिका अदा करता है। मतलब यहाँ विद्वानों में ये मतभेद है कि भाई लोक प्रशासन केवल 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 नीतियों की क्रियान्विति करता है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि नहीं, लोक प्रशासन नीतियों की रचना भी करता है। मतलब यहाँ विद्वानों में ये मतभेद है कि लोक प्रशासन नीतियों की क्रियान्विति भी करता है और नीतियों की रचना भी करता है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये केवल नीतियों की क्रियान्विति करता है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि लोक प्रशासन नीतियों की रचना भी करता है, नीतियों का निर्माण भी करता है। तो कहने का भावार्थ ये है कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है, और वो मतभेद केवल यही है जो कि आपके सामने है। क्या मतभेद है? फिर से दोहरा रहा हूँ। कुछ विद्वान तो ये कह रहे हैं कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में केवल कार्यपालिका शाखा की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, एक बात। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, दो बात। तीसरी बात क्या है? कुछ विद्वान ये कहते हैं कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत केवल नीतियों की क्रियान्विति का अध्ययन किया जाता है। और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नीतियों की रचना और नीतियों का निर्माण भी किया जाता है। ये चार बातें, और इन चार बातों के ऊपर विद्वानों में मतभेद है, और इस मतभेद को लेकर ही चार दृष्टिकोण मौजूद है। प्रथम व्यापक दृष्टिकोण मैंने समझा दिया है, दूसरा ले रहे संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण ये कहता है कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में केवल कार्यपालिका शाखा की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नोट कर सकते हैं ये बात आप, ये निचोड़ रूप में, सार रूप में मैंने आपको सब बात बता दी है। चलिए अब यहाँ आप देखेंगे दूसरा दृष्टिकोण दे रहे हैं हम। पहला व्यापक दृष्टिकोण पिछले लेक्चर में समझा दिया, दूसरा दृष्टिकोण ले संकुचित दृष्टिकोण। अब देखिए यहाँ मैंने 1 2 3 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब समझें, देखो जो लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का व्यापक दृष्टिकोण है ना, ये व्यापक दृष्टिकोण कि भाई सरकार के समस्त अंगों का समग्र अध्ययन किया जाता है, व्यापक दृष्टिकोण। तो इसका मतलब ये व्यापक दृष्टिकोण तो ये कहता है कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार के इन तीनों अंगों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ये व्यापक दृष्टिकोण है। और संकुचित दृष्टिकोण ये कहता है कि वास्तविक रूप में लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में केवल कार्यपालिका शाखा की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, केवल 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 कार्यपालिका शाखा की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह संकुचित दृष्टिकोण है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब संकुचित दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं हम आगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि संकुचित दृष्टिकोण से संबंधित जो विद्वान है महत्वपूर्ण, वो है साइमन और लूथर गुलिक। दो महत्वपूर्ण है, साइमन और लूथर गुलिक। ये दोनों ये कहते हैं कि भाई लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में केवल कार्यपालिका शाखा की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात यहाँ केवल नीतियों की क्रियान्विति से संबंधित अध्ययन किया जाता है। वास्तव में लोक प्रशासन केवल 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 नीतियों को संचालित करता है। ये दृष्टिकोण ये मान करके चलता है, जैसे व्यवस्थापिका ने कानून बना दिया तो कार्यपालिका शाखा उन कानूनों की क्रियान्विति करती है, और क्रियान्विति से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में आता है। अब देखो परिभाषा से भी स्पष्ट हो जाएगा। साइमन कह रहे हैं
लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। साइमन कह रहे हैं कि लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है, उन क्रियाओं से है जो केंद्र मतलब केंद्रीय सरकार, जो केंद्र, राज्य मतलब राज्य सरकार, केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। जैसे मान लीजिएगा केंद्र की बात करते हैं, भारत के संदर्भ में लेते हैं तो भारत की केंद्रीय कार्यपालिका है, तो केंद्रीय कार्यपालिका के द्वारा जो नीतियों की क्रियान्विति की जाती है वो लोक प्रशासन के अधीन क्षेत्र में आएगा। राज्य स्तर पर आता है जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तो यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा अर्थात कार्यपालिका शाखा के द्वारा जो नीतियों की क्रियान्विति की जाती है लोक प्रशासन के अधीन क्षेत्र में आएगा। और स्थानीय सरकारों के अंतर्गत भी जो वास्तविक रूप में नीतियों की क्रियान्विति की जाती है वह वास्तव में लोक प्रशासन के अधीन क्षेत्र में आता है। इसलिए कहा गया है कि लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से जो केंद्र मतलब केंद्रीय सरकार, केंद्र, राज्य मतलब राज्य सरकार, केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। अर्थात यहाँ वास्तव में इनके द्वारा नीतियों की क्रियान्विति, नीतियों का संचालन किया जाता है। जो नीतियों का संचालन किया जाता है केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, स्थानीय कार्यपालिका शाखा के द्वारा, वही लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में आता है। दूसरा लूथर गुलिक, लूथर गुलिक ने बिल्कुल संक्षिप्त रूप में कहा है कि इसका विशेष संबंध कार्यपालिका से, मतलब लूथर गुलिक का कहना है कि लोक प्रशासन का जो अध्ययन क्षेत्र है, इस अध्ययन क्षेत्र का विशेष जो संबंध है वह केवल कार्यपालिका से, केवल कार्यपालिका से। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? कानूनों की क्रियान्विति करना, कानूनों को लागू करना, कानूनों को संचालित करना। तो लूथर गुलिक केवल इतना ही कह रहे हैं कि लोक प्रशासन का जो अध्ययन क्षेत्र है उसका विशेष संबंध कार्यपालिका से नोट कर सकते हैं। इसके बाद में निष्कर्ष रूप में मैंने लिखा है लोक प्रशासन में कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्य प्रणाली एवं कार्य पद्धति का अध्ययन किया जाना चाहिए। सार रूप में ये कहा गया है, मतलब संकुचित दृष्टिकोण ये कहता है कि भी लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में, लोक प्रशासन में कार्यपालिका के संगठन, क्या कार्यपालिका के संगठन। अब कार्यपालिका के संगठन की बात आती है, कार्यपालिका स्वयं दो भागों में बढ़ जाती है। एक राजनीतिक कार्यपालिका जिसमें मंत्रिमंडल आता है, एक स्थायी कार्यपालिका जिसमें स्थायी सरकारी कर्मचारी आते हैं। तो स्थायी सरकारी कर्मचारी की भर्ती कैसे होती है, मंत्रिमंडल के सदस्यों का जो निर्वाचन है उसकी क्या पद्धति है, सब बातें इसमें आ जाती हैं। तो लोक प्रशासन में कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्य प्रणाली किस तरीके से कार्य करेंगे एवं उसकी कार्य पद्धति का अध्ययन किया जाना चाहिए। ये संकुचित दृष्टिकोण कहता है। मतलब संकुचित दृष्टिकोण विशेषकर एक ही बात कह रहा है कि इसमें केवल कार्यपालिका शाखा की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, इसलिए संकुचित दृष्टिकोण कहलाता है। केवल कार्यपालिका शाखा की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और कार्यपालिका का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है कानूनों की क्रियान्विति करना। मतलब व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों की क्रियान्विति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। तो लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालिका शाखा की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। चल आगे बढ़ते हैं। इस दृष्टिकोण से लोक प्रशासन के क्षेत्र में निम्न बातें आती हैं। अब ध्यान देंगे, इस दृष्टिकोण मतलब संकुचित दृष्टिकोण से लोक प्रशासन के क्षेत्र में क्या क्या बातें आती हैं, ये 7 बिंदुओं के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। मतलब संकुचित दृष्टिकोण क्या कह रहा है कि भी लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में क्या क्या बातें आती है। नंबर 1, कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन। पहला बिंदु नोट करेंगे, कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन। इसका मतलब इसके अंतर्गत विशेषकर जो असैनिक कार्यपालिका होती है, असैनिक कार्यपालिका में एक तो राजनीतिक कार्यपालिका आ जाएगी जैसे मंत्रिमंडल, मंत्रीगण, और दूसरा आ जाता है स्थायी सरकारी कर्मचारी। असैनिक होंगे वो स्थायी सरकारी कर्मचारी। तो ये दोनों के दोनों इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं। तो नोट करेंगे कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन, जिसमें असैनिक कार्यपालिका जो कि राष्ट्रीय, राज्यीय, स्थानीय प्रशासन के लिए कार्यपालिका उत्तरदायी है। मतलब विशेषकर चाहे राष्ट्रीय स्तर हो अर्थात केंद्रीय स्तर की बात हो, राज्य स्तर की बात हो या स्थानीय प्रशासन की बात हो, इन तीनों के अंतर्गत ही वास्तविक रूप में कार्यपालिका ही उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका को ही जवाब देना पड़ता है और वह कार्यपालिका कौन सी होती है? राजनीतिक कार्यपालिका। मंत्रिमंडल को, मंत्रीगणों को, मंत्रियों को जवाब देना पड़ता है कि इस विभाग में गलत काम हुआ तो क्यों हुआ, इसका जवाब उन्हें संसद के अंतर्गत देना पड़ता है। जबकि स्थायी सरकारी कर्मचारी मंत्रिमंडल की आड़ में बच जाते हैं, मंत्रियों की आड़ में बच जाते हैं, पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो मंत्रिमंडल की होती है, मंत्रियों की होती है। ठीक है, कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन किया जाता है इसके अध्ययन क्षेत्र में। दूसरा है
सामान्य प्रशासन का अध्ययन। भाई संकुचित दृष्टिकोण ये कहता है कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में सामान्य प्रशासन का अध्ययन भी किया जाता है। कैसे? सामान्य प्रशासन के अंतर्गत विशेषकर निरीक्षण और नियंत्रण से जो संबंधित कार्य होता है, जो अध्ययन होता है, उसके अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है संगठन संबंधी समस्याओं का अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में संकुचित दृष्टिकोण ये कहता है कि संगठन संबंधी समस्याओं का अध्ययन भी लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। भाई कोई भी संगठन क्यों ना हो, उस संगठन के संदर्भ में उसके क्या कार्यकलाप होंगे, पद सोपान की क्या प्रक्रिया होगी, नियंत्रण सीमा का क्या क्षेत्र होगा, इसी के साथ में उसके अंतर्गत जो प्रशासकीय क्रियाएं होंगी उनकी व्यवस्था किस रूप में की जाएगी, इन सब बातों का अध्ययन लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाएगा। चौथा है सेवी वर्ग की समस्याओं का अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, सेवी वर्ग मतलब कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी। सेवी वर्ग मतलब कर्मचारी, स्थायी सरकारी कर्मचारी। सेवी वर्ग की समस्याओं का अध्ययन लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में संकुचित दृष्टिकोण ये कहता है कि जो स्थायी सरकारी कर्मचारी होते हैं या जो सेवी वर्ग होता है या जो है कर्मचारी होते हैं, उनकी समस्याओं का भी अध्ययन लोक प्रशासन में किया जाता है। कौन सी समस्याओं का? जैसे उनकी भर्ती का क्या तरीका होगा, प्रशिक्षण का क्या तरीका होगा, अनुशासन का क्या तरीका होगा, इसी के साथ में उनके वेतन भत्ते इत्यादि का क्या कुछ होगा, इन सब बातों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। पांचवा है सामग्री प्रदाय संबंधी समस्याओं का अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, सामग्री प्रदाय संबंधी समस्याओं का अध्ययन भी लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। संकुचित दृष्टिकोण कहता है ये बात। अब इसमें किस किस का अध्ययन किया जाएगा? यंत्र का, साज सज्जा का, स्टोर का, सामग्री की खरीदारी इत्यादि जो बातें वो सब लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। और इसके बाद में छठा जो है वो है वित्त संबंधी समस्याओं का अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, संकुचित दृष्टिकोण ये कहता है कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत वित्त संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। वित्त संबंधी समस्याओं के अंतर्गत नंबर 1 बजट। बजट बूजट शब्द से निकला, जिसका तात्पर्य होता है थैला खोला गया। आय और व्यय का जो विवरण होता है उसे बजट कहा जाता है। तो बजट का अध्ययन भी इसमें किया जाता है लोक प्रशासन में। इसी के साथ में वित्त संबंधित अन्य प्रश्नों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। वित्त से संबंधित जो अन्य समस्याएं हैं, जो भी अन्य प्रश्न हैं, वो सभी इसमें अध्ययन किए जाते हैं। और करारोपण, कर से संबंधित टैक्स, करारोपण आदि जो समस्याएं हैं उन सब का लोक प्रशासन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और सातवां है प्रशासकीय उत्तरदायित्व का अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, प्रशासकीय उत्तरदायित्व का भी जो अध्ययन है वह संकुचित दृष्टिकोण का कहना है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। और इसमें जो विशेषकर जो ये प्रशासक होते हैं वो प्रशासक जनता, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अंतिम रूप में इनको जवाब देना पड़ता है। कैसे? ध्यान दें, प्रशासकीय उत्तरदायित्व का अध्ययन कैसे? प्रशासक स्वच्छंद आचरण नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वे प्रशासक वे जनता, विधायिका, विधायक मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के प्रति किस प्रकार उत्तरदायी रहते हैं, यह अध्ययन भी लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब जो प्रशासक होते हैं वो स्वच्छंद नहीं हैं, वो उत्तरदायी हैं। और किस रूप में उत्तरदायी है, इस बात का, इस पहलू का अध्ययन लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। वो जनता के प्रति कैसे उत्तरदायी होंगी, वो व्यवस्थापिका के प्रति कैसे उत्तरदायी होंगे, कार्यपालिका के प्रति कैसे उत्तरदायी होंगे, न्यायपालिका के प्रति कैसे उत्तरदायी होंगी। तो एक प्रकार से जो प्रशासक होते हैं उनको उत्तरदायी बना दिया जाता है। अब उत्तरदायी जो बनाया जाता है, इस उत्तरदायित्व के पहलू का अध्ययन भी लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। ये हो गया लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का संकुचित दृष्टिकोण। अब इसका समग्र निचोड़ हम निकालेंगे तो केवल एक ही बिंदु भरकर सामने आता है कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का संकुचित दृष्टिकोण ये कहता है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत वास्तविक रूप में कार्यपालिका शाखा की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बस इतना ध्यान रखेंगे, लोक प्रशासन के अंतर्गत कार्यपालिका शाखा की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि यहाँ साइमन ने कहा भी है कि लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। मतलब कार्यपालिका शाखाओं द्वारा जो क्रियाएं संपादित की जाती है, निष्पादित की जाती हैं, उन क्रियाओं का ही अध्ययन लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। यह संकुचित दृष्टिकोण है। संकुचित किस लिए? इसलिए कि यह केवल कार्यपालिका शाखा की क्रियाओं के अध्ययन तक ही सीमित है। इसका कहना है कि लोक प्रशासन के अध्ययन
क्षेत्र में कार्यपालिका शाखा की क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, इसलिए यह संकुचित दृष्टिकोण कहलाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप समझ गए होंगे लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का संकुचित दृष्टिकोण। अब अगला जो दृष्टिकोण होगा वो कौन सा होगा? पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण, जो कि इसमें 4 दृष्टिकोण है ना। प्रथम व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा संकुचित दृष्टिकोण, तीसरा पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण और चौथा लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। 2 दृष्टिकोण मैंने समझा दिए। तीसरा दृष्टिकोण अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा, परंतु प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं जिस रूप में आपको समझाता हूँ उस रूप में आपको समझना निहायत जरूरी है। उस रूप में आप समझते जाइएगा, लोक प्रशासन का पूरा पेपर आप आसानी से समझ जाएंगे। इस रूप में समझ जाएंगे कि आपको पूरे पेपर में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है आप संकुचित दृष्टिकोण को ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।